अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम हमारे किंगडम एनिमेलिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दो फाइलम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थ और दूसरा फाइलम इसी से रिलेटेड है, इसी की तरह दिखने वाला, इसी की तरह उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है जो इससे सिमिलर है, वो है एशहेल्मिन्थ। तो दो फाइलम हम आज पढ़ने वाले, एक है प्लेटीहेल्मिन्थ और दूसरा है एशहेल्मिन्थ। इससे पहले की जो फाइलम हम लोगों ने पढ़े वो फाइलम स्पॉन्जीज था, सेलेंटेरेटा जिसको हम निडेरिया कहते हैं, टीनोफोरा था। अब हम जो फाइलम पढ़ने वाले हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थ है और एशहेल्मिन्थ है। ये 5 फाइलम जो हमने अभी हम पढ़ रहे हैं उनमें फर्क क्या है? तो स्पॉन्जीज के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, या हम ये कहेंगे कि खलिए की सतह की वहां पर तरतीब थी। उनका जो जिस्म था वो सिर्फ सेल्स और खलियों का गुच्छा था। उसके बाद जो दो फाइलम हमने पढ़ा, निडेरिया, सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा, तो उसमें बाफ्त वाला उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन था। बाफ्त की लेवल पर उनके बॉडी को तरतीब दिया गया था, यानी वहां पर जो भी काम होते थे, रेस्पिरेशन का हो, यानी अमल तनफुस हो, अमल इन्हिजाम हो, अमल इस्तिखराज हो, ये सारे अमल बाफ्त करते थे। दूसरा, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक एक्स्ट्रा लेवल है। तो पूरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप बगैर किसी रुके टुके और थके हुए इस लेक्चर को आपको देखना है, इसको समझना है, क्योंकि जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फाइलम आगे बढ़ते जाएंगे, इसके अंदर नए पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, नए नए टॉपिक्स आपके सामने आएंगे और आपको लेक्चर और सुनने में मजा आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थ, इसको प्लैटीहेल्मिन्थ नाम क्यों दिया गया? इसको नाम प्लैटीहेल्मिन्थ क्यों दिया गया? जो प्लैटी वर्ड है, ये प्लैटी वर्ड आया कहाँ से? ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है कि इस फाइलम के जितने भी मेम्ब्रान होते हैं उनके अजसाम, ये अजसाम जो है ये किसकी जमा है? ये जमा है जिस्म की। तो इनके जो अजसाम होते हैं, उनके जो जिस्म होते हैं वो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। उनके जो जिस्म होते हैं वो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। यानी कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। और फ्लैट और चपटे होने की वजह से इनको कहा जाता है फ्लैट वॉर्म्स। इनको क्या कहा जाता है? फ्लैट वॉर्म। तो ये जितने भी है इनका जो जिस्म होता है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लैट वॉर्म। और ये जो जानदार है ये ज्यादातर अंदरूनी तुफेलिया है। अंदरूनी तुफेलिया मतलब पैरासिटिक। अंदरूनी तुफेलिया मतलब पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब ऐसे जानदार ऐसे जानदार जो किसी और जानदार के जिस्म में जाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यानी ऐसे जानदार ऐसे जानदार जो जो दूसरे जानदारों के जिस्म में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, या हम उनको और बहुत आसान वर्ड में कहेंगे कि ये बिन बुलाए मेहमान है। ये क्या है? बिन बुलाए मेहमान, यानी इनको बुलाया नहीं गया, ये जबरदस्ती किसी के पास आ गए, तो उनको कहा जाता है पैरासिटिक, यानी बिन बुलाया मेहमान। यानी कोई किसी और घर में जाके अपनी जिंदगी गुजार रहा है लेकिन उसको बुलाया नहीं गया था, तो उसको कहा जाता है पैरासिटिक टू फेलिए। और ये जो होते हैं ये आम तौर पे हमको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये जानवरों के जिस्म में और इंसानों के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको पैरासिटिक कहा जाता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। तो पैरासिटिक के अंदर खास बात क्या होती है? पैरासिटिक के अंदर खास बात ये होती है कि एक जानदार को तो फायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे जानदार को नुकसान हो रहा है। जैसा इंसान के जिस्म के अंदर अगर फ्लैट वर्म आ जाता है तो वो फ्लैट वर्म को तो रहने के लिए जगह मिल गई, बट उस इंसान को उस फ्लैट वर्म की वजह से एक बीमारी हो गई। और उस बीमारी के अंदर क्या होगा? उस बीमारी के अंदर ये होगा, धीरे 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 उसका जिस्म सड़ना शुरू हो जाएगा, उसका जिस्म खराब होना शुरू हो जाएगा। तो एक को तो फायदा पहुंच गया लेकिन दूसरे को क्या पहुंच गया? नुकसान। तो इस कंडीशन में जो
तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक। तो एक और बात याद रखिए कि पैरासिटिक कंडीशन में होता यह है कि एक को फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन। क्या कहा जाता है, पैरासिटिक इंटरैक्शन को या पैरासिटिक कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन। तो इसको इसलिए याद रखिए क्योंकि जब इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो इकोलॉजी में इसी पैरासिटिज्म को, इसी पैरासिटिक कंडीशन को आपको रिमाइंड करना है, उस वक्त ये एग्जाम्पल आपको याद आएंगी। ठीक है। नाउ ये जो प्लैटीहेल्मिन्स होते हैं और स्पेशली हम फ्लैटवर्म की बात कर रहे हैं, तो फ्लैटवर्म्स ये जो होते हैं ये बाइलेटरल, इनके पास जो तनासुब है या इनके पास जो सिमेट्री है वो कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले भी कहा कि हमारे पास जो सिमेट्री है, सिमेट्री दो तरह की सिमेट्री, एक सिमेट्री है जिसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री और दूसरी सिमेट्री है जिसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर ये गेंद की अगर मैं बात करूं तो इसके सेंटर से जो भी एक्सिस जाएगा वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बट अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी शक्ल हो जो पाइप की तरह हो, अब अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो सिर्फ इस डायरेक्शन में कट करने पर इसके दो हिस्से बनेंगे। अगर मैं यहां से कट करूंगा तो दो अनइक्वल पार्ट बनेंगे, अगर यहां से करूंगा तो दो अनइक्वल पार्ट बनेंगे, यहां से करूंगा तो हो सकता है दो इक्वल पार्ट बने, लेकिन यहां से करूंगा तो दो अनइक्वल पार्ट बनेंगे, यहां से करूंगा तो दो अनइक्वल पार्ट बनेंगे, इस डायरेक्शन में करूंगा तब भी दो अनइक्वल पार्ट बनेंगे, दो ना मुनासी ना क्या बोलेंगे हम, दो अनइक्वल पार्ट यानी दो अलग अलग पार्ट बनेंगे जिनके अंदर तनासुब अलग अलग होगा। तो दो गैर मुतनासिब वहां पर शक्लें बनेगी। इसलिए इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि सिर्फ उसी वक्त दो मुनासिब, दो मुतशाबा, दो तनासुब वाली, दो एक जैसे हिस्से कब बनेंगे, जब एक ही डायरेक्शन में एक ही मरकज से हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक एक्सिस ड्रॉ करें और उसको कट करें। इसलिए यहां पर सिर्फ दो हिस्से बन सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बायलैटरल। अगर मैं यहां से एक एक्सिस खींचता हूं इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के दो हिस्से इक्वल बनेंगे, लेकिन अगर मैंने यहां से अगर उसको कट करना शुरू किया तो दो अनइक्वल पार्ट बने, अगर मैंने यहां से कट करना शुरू किया तो तब भी दो अनइक्वल पार्ट बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं बायलैटरल कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहते हैं उसको, बायलैटरल कंडीशन। तो यहाँ याद रखना है कि बायलैटरल कंडीशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसको जब हम दो हिस्सों में तकसीम करने जाएंगे तो दो हिस्सों में तकसीम करने के दौरान में सिर्फ वहां पर दो हिस्से ही बनेंगे और दो इक्वल पार्ट बनेंगे एक ही एक्सिस से, उससे ज्यादा एक्सिस से अगर हम कट करने जाएंगे तो दो अनइक्वल पार्ट वहां पर बनेंगे। दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, कि ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब अभी तक देखिए हमने जितने भी फाइलम हमने पढ़े उन फाइलम के अंदर जो खास बात थी वो डिप्लोब्लास्टिक थे। अब ये पहला फाइलम है यानी अब आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी अगर आपको किसी ने डायरेक्टली पूछा जाए कि कौन सा पहला फाइलम है या कौन सा फाइलम ऐसा है जिसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आपको देखने को मिलती है और ऑप्शन में प्लैटीहेल्मिन्स है, तो आपको याद रखने में और लिखने में क्या होंगी, बहुत आसानी होगी कि प्लैटीहेल्मिन्स के बाद से जितने भी फाइलम होंगे वो सब के अंदर कंडीशन कैसी होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी व्हाट इज मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जो जर्म लेयर होती है, जर्म लेयर होती है, वो जर्म लेयर कितनी होती है, तीन जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है मेसोडर्म। तो ये सिंपल आपको याद रखना है कि इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास जो जर्म लेयर होती है वो कितनी होती है, तीन, और तीन जर्म लेयर होने की वजह से उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। हम बोलते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो वो जो ट्राई है यानी तीन से बना है ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक और बात जो प्लैटीहेल्मिन्स के याद रखना है वो कि ये होते हैं गैर सिलोमेट। कैसे होते हैं, गैर सिलोमेट। गैर सिलोमेट को हम दूसरा वर्ड बोलते हैं असिलोमेट। गैर सिलोमेट का मतलब क्या होता है, असिलोमेट कंडीशन।
गैर सीलोमेट। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय सीलोम। हमने पढ़ा था सीलोम होती है, सीलोम का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कैविटी होती है। कैविटी का मतलब क्या होता है, या हम ये कहेंगे कि इसको और आसान में कि खला होती है, या हम ये कहेंगे कि खाली हिस्सा होता है। कहाँ पर होता है, तो जिस्म की बाहरी दीवार और डाइजेस्टिव सिस्टम अमल इंहिजाम या गट की अंदरूनी वॉल के दरमियान में एक खाली स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीलोम। लेकिन अगर ये खाली स्पेस ना हो, ये खाली स्पेस अगर एब्सेंट हो, ये खाली स्पेस अगर नहीं दिखाई देता हो, इस कंडीशन में हम उसको कहेंगे गैर सिलोमेट। कौन सी कंडीशन कहेंगे हम उसमें, गैर सिलोमेट। तो जो फ्लैटवर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, गैर सिलोमेट, यानी इनके अंदर कोई खाली हिस्सा या इनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है। तो तीन बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला कि ये बायलैटरल होता है, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तीसरा गैर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होती है उज़वी सतह की तरतीब। इनके जिस्म के अंदर कौन सी तरतीब होती है, उज़वी सतह। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन, हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन, या हमने पढ़ा था तरतीब। तो हमने पढ़ा था तीन तरह की तरतीब होती है। एक होती है खलिए की लेवल पर, या दूसरी बात हम उसको कहेंगे खलवी। दूसरा हमने पढ़ा था बाफ्त की सतह पर, तीसरा हमने पढ़ा था उज़ू की सतह पर, और चौथा हमने पढ़ा था उज़ूई निज़ाम। तो यहाँ पर जो सतह है वो कौन सी सतह है, उज़ूई सतह है। कौन सी सतह है, उज़ूई सतह। उज़ूई सतह का मतलब क्या है, उज़ूई सतह का मतलब है कि प्लैटीहेल्मिन्थ के अंदर अब उज़ू बन गए, यानी अब इसके पास हार्ट बना हुआ है, अब इसके पास पर्टिकुलर काम करने के लिए मतलब फॉर एग्जांपल इसके लिए आंखें बनी हुई है देखने के लिए, और इसके बॉडी के अंदर काम करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना हुआ है, माउथ बना हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है उजू बने हुए, ऑर्गन बने हुए जो उसके बॉडी के अंदर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का काम करना है तो उसके लिए उजू है, एक्सक्रीशन का काम करना है तो उसके लिए उजू है, अगर इस्तिखराज का काम करना है तो उसके लिए उजू है, डाइजेशन का काम करना है तो उसके लिए उजू है। तो उजूवी सतह की इसके अंदर क्या है, तरतीब है। स्पॉन्जिस के अंदर हमने देखे थे तो वहां सेल्यूलर लेवल थी, सेल अपने सेल सारे काम करते थे। फिर सेलेंटेरेटा या निडेरिया के अंदर या टीनोफोरा के अंदर हमने देखा कि वहां पर बाफ्त होती है, वो बाफ्त ही सारे काम करती है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लैटीहेल्मिन्थ वो एनिमल है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम यानी पहला ये फाइलम है जिसके अंदर हमको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है, कौन सी तरतीब देखने को मिल रही है, उजू की सतह की तरतीब देखने को मिल रही है, और ये उजू काम करना इनके बॉडी में स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चार बातें आपको बहुत आसानी से याद रखना है, और ये चार बातें हर जगह आपको कंपेयर करते चले जाना है। पहली चीज कि सिमेट्री यानी तनासुब कौन सा है, दूसरी कंडीशन जर्म लेयर की कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, फिर सिलोमेट, सिलोम कैसा है, गैर सिलोमेट है, सिलोमेट है, सीडो सिलोमेट है, फिर लास्ट की इनके पास ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, खलवी सतह की है, बाफ्त की सतह की है, उजूवी सतह की है, या उजूई निजाम की सतह की है। ना एक बात और जो याद रखनी है वो है कि ये जो तूफेलिए जानदार होते हैं या जो पैरासिटिक जानदार होते हैं, उनके अंदर होता है हुक। उनके अंदर क्या होता है, हुक, और उनके अंदर होता है सकर्स। हुक और सक्कर्स मौजूद होता है। ये हुक और सक्कर्स क्यों होता है, जैसा हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आप आपके हाथों के जरिए क्या करेंगे, उस पहाड़ को पकड़ पकड़ के चलेंगे, यानी आप उस वक्त अपने हाथों को हुक बना देते हैं। हुक का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को जोड़ने के लिए, किसी चीज को लटकाने के लिए जिस आले का इस्तेमाल करते हैं आप उसको कहते हैं हुक। इसी तरह से ये जानदार जो होते हैं जो जिस्म के अंदर इंटर करते हैं, जिस्म के अंदर जाके रहते हैं, जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, हुक का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा,
ये लेते हैं शक्कर। शक्कर मतलब जिस तरह से आप नारियल पानी को सक करते हैं, यानी वो जो ट्यूब होती है उसके जरिए आप क्या करते हैं, नारियल के पानी को या आइसक्रीम को या जूस को या फ्रूटी को आप क्या करते हैं, सक करते हैं स्ट्रॉ के जरिए, एक छोटी सी नली के जरिए। तो उसी तरह से ये जो जानदार होते हैं इनके पास भी शक्कर होता है, यानी ये क्या करते हैं, ये इंसानी जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रॉ लगाएंगे और सक करना शुरू करेंगे। तो सेम यहाँ पर भी है। तो इनके पास जो शक्कर होता है, उस शक्कर की वजह से, ये शक्कर की वजह से ये क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा बराह रास्त मेज़बान से हासिल करते हैं। यानी जो भी मेहमान, जो भी मेज़बान है इनका, यानी जिसके भी बॉडी में ये गए हैं मेहमान बनकर, उसके जिस्म का, उसका खून चूसना ये क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और खून चूसने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, शक्कर का। वो उनकी स्ट्रॉ, स्पेशल स्ट्रॉ जो उन्होंने साथ में लेकर आया है, उसका वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके जिस्म में ना मखसूस खलिए होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, मखसूस खलिए, या हम कहेंगे या इनके पास क्या होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं। और इस स्पेशल सेल का नाम है फ्लेम खलिया। क्या नाम है उसका, फ्लेम खलिया। ये फ्लेम नाम क्यों पड़ा, फ्लेम नाम इसलिए पड़ा कि अगर आप इसको देखेंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस स्ट्रक्चर का अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। यानी ऐसा लगेगा कि ये आग का गोला है। ये आग जब दहकती है, तो आग दहकती तो कैसा अपन को लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या बना हुआ है, फ्लेम सेल। यानी ऐसा लगता है जैसे आग आग उगल रही है या आग जल रही है। तो इसलिए इन खलियों का नाम क्या बन गया, फ्लेम सेल या फ्लेम खलिए। ये जो फ्लेम खलिए होते हैं, इनका मेन जो काम होता है वो होता है अमल इस्तिखराज। कहाँ पर काम करते हैं ये, अमले इस्तिखराज में। यानी ये कहाँ पर काम करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कहाँ पर काम करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो फुजला है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम। दूसरा ये जो बड़ा काम करते हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन। वो कौन सा है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है पानी के तनासुब को मेंटेन करना, या पानी के तनासुब को तय करना कि बॉडी के अंदर पानी कम है या बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, ये पानी के अंदर रहेंगे, समंदर के अंदर रहेंगे। तो अब समंदर के बाहर पानी बहुत, उनके जिस्म के बाहर तो बहुत पानी है, तो वो पानी तो इनके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा, लेकिन इनको अपनी बॉडी की कंडीशन को मेंटेन करना होता है। तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, फ्लेम सेल। जैसा हम हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है, इसीलिए हमको पसीना आता है। पसीना क्यों आता है, पसीना इसलिए आता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर वाटर का, पानी का तनासुब बना रहे। अगर हमारे बॉडी में ज्यादा पानी हो जाए तो हमारे बॉडी से पानी को बाहर करने के लिए पूरी कोशिश होती है, जिसके लिए हम यूरिनेशन करते हैं या हमारे बॉडी से पसीना जाना शुरू होता है, एटसेट्रा। तो और भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। बट ऑस्मो रेगुलेशन को याद रखिए। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है पानी के तनासुब को बनाए रखना, पानी के अमाउंट को बनाए रखना, पानी के हाइयर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन को बना के रखना, ये काम होता है ना। इनकी जो जीन्स होती है, फ्लैटवर्म्स की जो जीन्स होती है या प्लैटीहेल्मिन्थ्स की जो जिस्म होती है, ये अलग अलग नहीं होती। यानी इनके पास कोई मेल या इनके पास कोई फीमेल अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि एक ही होगा, और वो एक के अंदर ही मेल सेक्स भी होगा और वो ही फीमेल सेक्स होगा। तो यहाँ बहुत अच्छी चीज याद, जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि इनके जो जीन्स है वो अलग अलग नहीं होते, एक ही वक्त में वो मेल भी होगा और एक ही वक्त में वो फीमेल भी होगा। फिर इनके अंदर जो अमल बारावरी होती है, यानी इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन का। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है ये अंदरूनी होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है, अंदरूनी होता है। अंदरूनी का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल का इंटरेक्शन होगा और मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर इंटर करेगा। इस अमल को कहा जाता है अंदरूनी फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन या अंदरूनी अमल बार आवरी। जैसा मैंने पहले कहा कि एक्सटर्नल अमल बारावरी क्या है या फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है,
तो या बैरूनी अमल बारावरी क्या है, उसमें यह है कि दोनों भी मेल और फीमेल अपने एग को और स्पर्म को पानी के अंदर छोड़ देंगे, पानी के अंदर रिलीज कर देंगे, और बॉडी के बाहर, जिस्म के बाहर वो स्पर्म और एग, इनके दरमियान में इंटरैक्शन होगा। तो जिस्म के बाहर ये इंटरैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है बैरूनी अमल बारावरी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एग और स्पर्म का जिस्म के अंदर इंटरैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है अंदरूनी बारावरी का अमल। फिर इनके अंदर जो अफजाइश होती है, यानी इनकी जो डेवलपमेंट होता है, यानी इनका जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, जो बॉडी बनने का प्रोसीजर है, तो वो गुजरता है लार्वे के मुख्तलिफ दर्जा से, लार्वे के मुख्तलिफ दर्जात से होके गुजरता है। इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट कहा जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक चीज यहाँ याद रख लीजिए कि जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरह का होता है। डेवलपमेंट कितने तरह का होता है, दो तरह है, वो दो तरह का होता है। एक डेवलपमेंट होता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पहले होगा लार्वा, पहले जो स्टेज आएंगी वो कौन सी आएंगी, लार्वल, फिर उसके बाद आएंगी अडल्ट स्टेज, उसके बाद कौन सी स्टेज आएंगी, अडल्ट। और डायरेक्ट स्टेज में क्या होगा, डायरेक्ट स्टेज में वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में दिखाई देगा आपको, अडल्ट स्टेज में। यानी यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट में ये होगा कि पहले वो लार्वा बनेगा और फिर वो क्या बनेगा, एक अडल्ट। यानी ये होगा कि तितली, अगर आपने देखा है तितली, ये बहुत आसान एग्जांपल है इसलिए यहाँ दे रहा हूँ। तितली को अगर आपने देखा होगा तो तितली का डेवलपमेंट कैसा होता है, तितली पहले एक अल्ली की शक्ल में होती है, यानी हम जो अल्ली देखते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप सरमा का मौसम मौसम होता है, बारिश वगैरह होती है, तो आप देखेंगे कि जंगल के अंदर या आपके घर के अंदर या आपके घर के बाहर जहां भी झाड़ होते हैं वहां पर अल्लियां बढ़ जाती है ना, अल्लियां वहां पर बढ़ जाती है। वो अल्लियां आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगी, कुछ रेड कलर के दिखाई देंगे, कुछ अलग अलग कलर के दिखाई देंगे, और अचानक में ये होता है कि कुछ दिनों के बाद तितलियां ही तितलियां आपको पूरे माहौल में दिखाई देती है। हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो वो जो जानदार था, वो जो तितली थी, वो पहले लार्वा की शक्ल में थी, जो पत्ते खा खा कर अपनी जिंदगी गुजारती थी। फिर कुछ दिनों के बाद जब उसका हार्मोन्स चेंज हुए, उसके बॉडी के अंदर नया डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो लार्वा से फिर एक अडल्ट, एक एक क्या बोलेंगे, यंगर, एक ओल्ड, और एक आखिरी स्टेज में चली गई, और वो आखिरी स्टेज क्या थी, अडल्ट स्टेज थी, जिसमें वो तितली बनी और उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो स्टेज होती है, इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे इंसान है, इंसान बचपन में भी उसके एक सर होता है, दो हाथ होते हैं, पैर होते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट होता है इंसान का, ये डायरेक्ट होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि इंसान का बच्चा जब दुनिया में आया तो पहले वो लार्वा था, यानी वो किसी कीड़े की तरह दिखाई देता था, फिर कीड़े की तरह होने के बाद उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका सर बना, हाथ बना, ऐसा नहीं होता है। वो माँ के पेट में ही पहले उसका सर, हाथ सब बन जाता है, और वो डायरेक्टली दुनिया में आता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ बात याद रखिए कि डेवलपमेंट, अफजाइश, अफजाइश को उर्दू में डेवलपमेंट, इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो अफजाइश का अमल है वो डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, रास्त भी हो सकता है, बिल्ड रास्त भी हो सकता है। तो इसको याद रखना है आपको कि डायरेक्ट का मतलब क्या है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है। फिर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो प्लैटीहेल्मिन्स है, उनके अंदर जो कुछ मेम्ब्रेन, उसके जो कुछ मेंबर्स हैं, उन उस ग्रुप के कुछ जानदार ऐसे हैं, जैसे प्लेनेरिया। अगर हम बात करें प्लेनेरिया, जो हमारे पानी में मौजूद होता है, प्लेनेरिया का जो जिस्म है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रीजनरेशन। क्या देखने को मिलेगा आपको, रीजनरेशन। क्या मतलब होता है रीजनरेशन का, रीजनरेशन का मतलब क्या है कि इनके अंदर एक ताकत होती है, इनके अंदर एक कुव्वत होती है। वो कुव्वत क्या होती है, रीजनरेशन की, दोबारा पैदा होने की। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने डायग्राम में ऐड किया कि अगर आप ये देख रहे हैं कि ये पेरेंट प्लान एरिया है, यानी ये पेरेंट प्लान एरिया है। ये जो पेरेंट प्लान एरिया, अगर आप इसको कट करेंगे तीन हिस्सों में, तो आपको एक हिस्सा ये मिला, दूसरा हिस्सा ये मिला, तीसरा हिस्सा ये मिला। अब आपको लगेगा कि ये मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सर है, ये सर
अपने बाकी के पूरे धड़ को बना लेगा, एक प्लानेरिया बन गया। फिर ये जो हिस्सा है ये सर भी बना लेगा और बाकी का जो पीछे का हिस्सा है वो भी बना लेगा, फिर इससे एक प्लानेरिया बन गया। और जो पीछे का बचा हुआ हिस्सा है उससे आगे सर भी बन जाएगा और बॉडी का बीच का हिस्सा भी बन जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि एक ही प्लानेरिया है, जब आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए तो कुछ दिनों के बाद उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होने के बाद डाउटर प्लानेरिया यानी प्लानेरिया के बच्चे डेवलप हुए। और ये जो अमल हुआ, ये अमल को क्या कहा जाता है? रीजनरेशन। क्या कहा जाता है इसको? रीजनरेशन। तो जो प्लानेरिया होते हैं उनके अंदर खास बात ये होती है कि उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? रीजनरेशन देखने को मिलता है, दोबारा पैदा होने की सलाहियत उनके अंदर बेपनाह होती है, जो जिसकी वजह से वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, वो दोबारा अपने आप को पैदा करते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्लैटीहेल्मिन्थ्स के मामले में आपको याद रखना है। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? तो इनकी एक एग्जाम्पल है टीनिया। क्या है? टीनिया। टीनिया को एक और नाम दिया जाता है, वो है टैपवर्म। यानी जो पानी के अंदर है ना, हमारा जो नल होता है, नल नल यानी नल को हम क्या कहते हैं? टैप। तो अक्सर क्या होता है कि पानी जो नल होते हैं, नल हमारे पास ये होता है कि भाई हम कहीं घूमने चले गए 10 दिन के लिए, 15 दिनों के लिए, तो अब वो जो नल का पानी जो ठहरा हुआ था उसके अंदर ये कीड़े डेवलप हो जाएंगे, इसलिए उनका नाम है टैपवर्म। टैपवर्म को क्या? टीनिया। इसी तरह से फेस्यूला। फेस्यूला जिसको लीवर फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर फ्लू। यानी क्या होता है कि ये जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स की जो ब्रांच है, ये क्या करती है? ये लीवर फ्लू यानी ये फिस्यूला, ये गोचड़ी गोचड़ी बोलते हैं हम, जो बैल के ऊपर, गाय के ऊपर जो अटैक करती है और उनके बॉडी पे रह के उनका ब्लड सक करती है, गोचड़ी वगैरह। तो उसी तरह का ये भी होता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर होता है, जो जाके वहां से ब्लड वगैरह क्या करेगा? सक करेगा। तो दो एग्जाम्पल आपको यहाँ याद रखना है। तो इस तरह से आपके पास प्लैटीहेल्मिन्थ्स की 3 एग्जाम्पल हो गई। एक एग्जाम्पल हो गई प्लानेरिया जिसके अंदर रीजनरेशन पावर है, दूसरी एग्जाम्पल हो गई टीनिया और तीसरी एग्जाम्पल हो गई फेसियोला। ठीक है ना? बच्चों में एक और फाइलम है जो एश प्लैटीहेल्मिन्थ्स के साथ ही हम पढ़ रहे हैं, वो है एश हेल्मिन्थ्स। वो क्या है? एश हेल्मिन्थ्स। नाउ अगर हम बात करें एश हेल्मिन्थ्स, अगर हम बात करें एश हेल्मिन्थ्स, तो एश हेल्मिन्थ का जो जिस्म होता है, उस जिस्म के अंदर जैसा हमने कहा कि प्लैटीहेल्मिन्थ का जो जिस्म होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था फ्लैटवर्म। इसी तरह से एश हेल्मिन्थ के जिस्म की अगर बात करें तो उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? उनके अंदर देखने को मिलेगा को अगर हमने उनको क्रॉस सेक्शन में अगर कट किया, यानी दरमियान से अगर कट किया, तो हमको वहां पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो दायरेदार दायरेदार या सर्क्यूलर या राउंड शक्ल देखने को मिलेगी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राउंड वॉर्म्स। क्या कहा जाता है इनको? राउंड वॉर्म्स। तो इसको अगर आपने कट किया तो आपको जो इनकी शक्ल देखने को मिलेगी, यानी इनकी जो बॉडी का जिस्म होगा वो किस तरह दिखाई देगा? राउंड। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म्स। ये कैसे होते हैं? ये आजादाना जिंदगी गुजारते हैं। ये क्या करते हैं? आजादाना जिंदगी अपनी बसर करते हैं। और ये आबी होते हैं और जमीनी होते हैं, यानी ये हमको पानी के अंदर भी देखने को मिलेंगे और ये कहाँ देखने को मिलेंगे? हमको जमीन पर भी देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये पौधों के जिस्म के अंदर भी और जानवरों के जिस्म के अंदर भी होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? ये तुफेली जिंदगी गुजारते हैं। तुफेली मतलब पैरासिटिक लाइफ गुजारते हैं। यानी मैंने पहले जैसा कहा कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स भी कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब एक मतलब ये एक जानदार जब किसी दूसरे जानदार के जिस्म में जाकर अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक। तो उसी तरह से जो एश हेल्मिन्थ भी है ये पैरासिटिक है। बट ये पैरासिटिक सिर्फ जानवरों के लिए है क्या? नहीं, ये पौधों के लिए भी पैरासिटिक है। फिर ये सिर्फ पानी में रहते हैं क्या? नहीं, ये जमीन पर भी मौजूद होते हैं। तो इसलिए एश हेल्मिन्थ के मामले में एक्स्ट्रा चीजें याद रखना है कि प्लैटीहेल्मिन्थ पानी में होते हैं, लेकिन एश हेल्मिन्थ पानी में भी होते हैं, जमीन पे भी होती है। प्लैटीहेल्मिन्थ सिर्फ जानवरों को अंदर जाके पैरासिटिक या तुफेली जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन एश हेल्मिन्थ जानदारों के अंदर भी और पौधों के अंदर भी तुफेली जिंदगी गुजारते हैं, पैरासिटिक कंडीशन में जिंदगी गुजारते हैं।
फिर मैंने जो कहा कि पैरासिटिक कंडीशन में क्या होता है, पैरासिटिक कंडीशन में ये होता है कि जो एक जानदार होता है उसको फायदा मिलता है और जो दूसरा जानदार होता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन होती है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कंडीशन होती है। एक जो जानदार होता है उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो दूसरा जानदार है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटरैक्शन होता है। नाउ राउंड वर्म्स की बॉडी के अंदर अब जो कंडीशन है वो वाली होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन सी वाली कंडीशन होती है इनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम की सतह की तरतीब। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज है ऑर्गन सिस्टम, यानी जैसा मैंने पहले कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, एक जो सिस्टम है वो पहला है सेल्यूलर लेवल का सिस्टम जो हमने पढ़ा यानी खलवी। उसके बाद हमने कहा कि एक और होता है जिसको हम कहते हैं बाफ। तीसरा जो होता है वो उज़ुवी होता है और उसके बाद होता है उज़ुवी निज़ाम, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब यहाँ पर क्या है, उज़ुवी निज़ाम मतलब यानी इनका स्पेशल दिल होगा जिसके जरिए ब्लड का सर्कुलेशन होगा, इसका स्पेशल किडनी होगा या किडनी जैसा कोई पार्ट होगा जिससे इसके बॉडी के अंदर अमल इस्तेखराज होगा। तो इनके जिस्म के अंदर सारे काम करने के लिए, या डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जिसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन होंगे, अमल इन्हिज़ाम होगा, अमल इन्हिज़ाम करने के लिए उसके बॉडी के अंदर स्टमक होगा, है ना, मैदा होगा जिसके जरिए वो पूरा काम करेगा। तो इनके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, उज़वी निज़ाम का सिस्टम होता है। फिर ये बायलैटरल तवाजुन होता है, इनका जिस्म का जो तवाजुन होता है वो कैसा होता है, बायलैटरल। मतलब अगर इनको आप कट करेंगे तो सिर्फ एक ही एक्सिस ड्रॉ करने पर दो इक्वल टुकड़े मिलेंगे, दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। अगर आपने एक्सिस को सेंट्रल से हटाकर किसी भी डायरेक्शन में कट किया तो दो अनइक्वल पार्ट बनेंगे। तो वो कंडीशन इसीलिए कहा जाता है कि एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सिस की वजह से दो इक्वल पार्ट बनते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बायलैटरल। फिर तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनके अंदर कंडीशन कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसा मैंने पहले कहा कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद से जितने भी एनिमल होंगे उनके अंदर आपको क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी उनके अंदर तीन जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना, और याद ये रखना है कि सिर्फ यही फाइलम है जिसके अंदर हमको कंडीशन कौन सी देखने को मिलती है, सीडोसिलोमेट। कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, सीडोसिलोमेट। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने सिलोम कंडीशन आपको समझाया था, सिलोम की जब मैंने आपको बात किया था तो उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि सिलोम तीन तरह से होती है। एक होती है सिलोम कंडीशन, एक होती है आसिलोमेट, एक होती है सीडोसिलोमेट। जब मैंने आपको सीडोसिलोमेट जब मैंने आपको सीडोसिलोमेट बताया था उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एक्टोडर्म हो गई, ये हो गई इंडोडर्म। ठीक है, मैं बहुत आसान बता रहा हूँ। ये हो गई एक्टोडर्म और ये हो गई एंडोडर्म। अब इन दोनों के बीच में जो मीजोडर्म होती है वो किस शक्ल में होती है, वो छोटे छोटे पाउच की शक्ल में होती है। वो छोटे छोटे किस शक्ल में होती है, पाउच की शक्ल में। तो यहाँ होती है मीजोडर्म। तो ये जो मीजोडर्म है ये कंप्लीटली किस फॉर्म में है, छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में। मीजोडर्म तो है लेकिन कंप्लीट मीजोडर्म है क्या, नहीं, छोटे छोटे पाउच की शक्ल में, छोटे छोटे हिस्सों की शक्ल में। इसलिए अब इस सीलोम का नाम क्या बन जाता है, इस सीलोम का नाम बन जाता है सीडो सीडो सीलोम। क्या बन जाता है, सीडो सीलोम। और इस तरह के एनिमल को कहा जाता है सीडोसेलोमेट। क्या कहा जाता है इनको, सीडोसेलोमेट। ऐसे एनिमल जिनके अंदर सीलोम तो है लेकिन वो कंप्लीट है क्या, या वाज़ेह है क्या, नहीं, वो गैर वाज़ेह है, इसलिए उसको बोला जाता है सीडोसेलोमेट। नाउ इनके हाजमे के अंदर क्या होता है, इनके हाजमे की अगर बात करें तो हाजमे की जो नली है वो मुकम्मल और लहमी कैसी होती है, मुकम्मल और लहमी फेरिंग्स यानी मस्कुलर फेरिंग्स के हमरा होती है। यानी इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो इनका हाजमा होता है, तो हाजमा कैसा होता है, तो मुकम्मल नली मतलब एक तरफ माउथ है दूसरी तरफ एनस, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। दूसरा इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं इनके पास। जो बॉडी है इनकी, इसके अंदर खास बात क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स होने की वजह से, मस्कुलर फेरिंग्स होने की वजह से ये किसी भी चीज को इंगल्फ करेंगे, आगे बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर एक खारिजी ट्यूब होती है इनके पास, क्या होती है,
खारिजी ट्यूब मतलब वो ट्यूब जिसके जरिए बॉडी से किसी भी वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे, बॉडी से बाहर करेंगे। इसमें मौजूद खारिजी सुराख यानी इनके अंदर क्या होता है, खारिजी सुराख जिसके जरिए फुजले का क्या करते हैं, इखराज अमल में लाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है इनके पास जो जिन्स होती है तो जिन्स अलग अलग होती है, यानी इनके पास क्या होगा, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। फिर इनके पास क्या होता है, मेल और फीमेल अलग होने की इस कंडीशन को कहा जाता है डायोशियस। इनके पास जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, डायोशियस। डायोशियस यानी नर और मादा, तो उनके पास नर अलग होगा और मादा अलग होते हैं। अक्सर इनकी जो मादा होती है वो नर के मुकाबले में लंबी होती है, यानी अगर इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो ये मादा है, ये मादा अपने नर के मुकाबले में कैसी है, बहुत लंबी होती है। और बारावरी जो होती है इनकी अंदरूनी होती है, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि फर्टिलाइजेशन का अमल क्या होगा, एक्सटर्नल होगा और इंटरनल होगा, अंदरूनी होगा और बैरूनी होगा। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो अंदरूनी होता है और बराह रास्त अफजाइश होती है। यानी मैंने इससे पहले ये कहा कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी होगा और डायरेक्ट भी होगा। तो जो एश एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जो अफजाइश का अमल होता है वो कैसा होता है, बराह रास्त होता है, डायरेक्ट होता है। यानी नवजायद बच्चे बालिग की शक्ल से मिलते जुलते थे, यानी जो नवजायद बच्चा है इंसान का बच्चा होता है, तो इंसान का बच्चा ये अपने बालिग की तरह यानी अपने बड़ों की तरह दिखाई देता है। उसका सर होता है, दो हाथ होते हैं, पैर होते हैं ना, इस तरह से। लेकिन अगर तितली की बात करेंगे तो तितली का बच्चा और खुद तितली, इन दोनों में बड़ा फर्क है। तितली के पास पर होते हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उसको पैर होते हैं, लेकिन जो तितली का बच्चा होता है जिसको हम लार्वा कहते हैं, उसको कोई पैर, पर, आंख नहीं होती, बस उसका एक जिस्म होता है जो रेंगता रहता है। तो इस तरह से वो जो डेवलपमेंट है, वो जो अफजाइश है, वो बिल्ड रास्त है। ठीक है ना। अफजाइश यहाँ पर जो गैर रास्त भी हो सकती है। एक और चीज है कि इनकी जो अफजाइश है वो गैर रास्त भी हो सकती है, यानी यहाँ पर डायरेक्टली भी नहीं हो सकती। यानी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो सकता है कि कुछ एनिमल्स के अंदर, एश एनिमल्स के कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे जानदार होते हैं कि उनके अंदर लार्वा डेवलप होगा, फिर उसके बाद उनकी बालिग शक्ल डेवलप होंगे। तो यहाँ पर दो बातें याद रखना है कि इनके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बराह रास्त और गैर रास्त, बराह रास्त और बेड रास्त, दोनों भी तरह का डेवलपमेंट, दोनों भी तरह की अफजाइश हो सकती है। इनकी जो मिसालें हैं उनकी है, मिसालें क्या है, एलास्केरिस। इनकी जो मिसालें हैं वो कौन सी है, एलास्केरिस, राउंड वॉर्म्स। फिर विचरेरिया, दूसरी एग्जांपल क्या है, विचरेरिया यानी फाइल फाइलेरिया फाइलेरिया, कौन सा है, फाइलेरिया वर्म्स। और इंसाइलोस्टोमा, इंसाइलोस्टोमा जिसको कहते हैं हुक वर्म, क्या कहा जाता है उसको, हुक वर्म। तो तीन एग्जांपल्स है एश हेलमिन्स के जिसको आपको याद रखना है। तो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपने प्लैटी हेलमिन्स को अच्छे से समझ लिया तो एश हेलमिन्स आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं ये दो दो की शक्ल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर सिमिलैरिटीज है। जो एक अलग था मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाया, बट जो सिमिलर है मैंने उनके लिए एक ही वीडियो बनाया ताकि आपको स्टडी करते वक्त आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो, आप उसको आसानी से याद रख सके। तो इस लेक्चर में भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट है, या आप जब स्टडी कर रहे हैं, नीट की स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि सर ये पॉइंट आपके वीडियो में इंक्लूड नहीं हुआ या आपने ये पॉइंट को नहीं बोला है, तो आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने लिंक में शेयर किया हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक चैनल पे सारी लिंक्स मैंने शेयर किए, वहां पर भी आप आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। और आप साथ ही साथ आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं, जो भी जिस तरह के भी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं करते रहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।